गुड मॉर्निंग क्लास। कल के एक्सप्लेनेशन वीडियोस में हमने कार्बोहाइड्रेट पार्ट जो है वो कंप्लीट किया था हमारा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन। स्टार्ट करते हैं। अमीनो एसिड क्या होते हैं या अमीनो अम्ल क्या होते हैं? तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक या ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें एमिनो एवं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि आपका अमीन ग्रुप तथा जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह होता है, दोनों एक ही कार्बनिक यौगिक में उपस्थित हों तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों को अमीनो अम्ल या एमिनो एसिड कहा जाता है। और प्रोटीन्स क्या होते हैं? तो प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे एमिनो एसिड्स के पॉलीमर होते हैं, बहुलक होते हैं, यानी कि कई सारी अमीनो एसिड की जो यूनिट होंगी, कई सारे अमीनो अम्ल की इकाइयाँ मिल करके प्रोटीन के जो अणु होते हैं उनका निर्माण करते हैं हमारे शरीर के अंदर। आप जब खाना खाते हैं तो आपके जो खाने में न्यूट्रिशन एज अ न्यूट्रिशन जो है, जो पोषक तत्व होते हैं वो प्रोटीन आपके शरीर में पहुंचता है। ये प्रोटीन जब डाइजेशन होता है, जो पाचन क्रिया होती है, उसमें प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड्स में ही कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अमीनो अम्ल में ही परिवर्तित हो जाता है। और हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ रिपेयरिंग की ज़रूरत होती है या जहाँ जहाँ हमारी सेल्स जो होती हैं, न्यू सेल्स फॉर्म करनी, नई कोशिकाएं बनानी है, वहाँ पर इन अमीनो अम्लों को भेज दिया जाता है। तो आइए चलिए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो एक्सप्लेनेशन में समझेंगे। तो सबसे पहले, प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड आर लॉन्ग अनब्रांच्ड पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स। मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो माने बड़े अणु होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, अनब्रांच्ड पॉलीमर होते हैं, यानी कि श्रृंखला रहित होते हैं, इसमें कोई भी श्रृंखला नहीं पाई जाती, जो ब्रांच आप शाखाएं जो होती हैं वो इसमें नहीं उपस्थित होती हैं। 10 अमीनो एसिड्स आर मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन। तो अमीनो एसिड्स को आप क्या कह सकते हैं? प्रोटीन्स का मोनोमर, जो छोटी इकाई होती है जिससे प्रोटीन का बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है, वो अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल है। ये देखिए यहाँ पर ये दिखाया भी क्या, हमारी बॉडी में क्या होता है जब प्रोटीन पहुँचता है, तो सबसे पहले उसका हाइड्रोलिसिस होता है और उससे बनता है पेप्टाइड, और पेप्टाइड का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो उससे हमें प्राप्त होते हैं अल्फा अमीनो एसिड, और यही प्रक्रिया उल्टी चलती है। अल्फा अमीनो एसिड जो है वो पेप्टाइड में, और पेप्टाइड जो है वो प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। केमिकली बात करें, रासायनिक रूप से अगर बात करें, तो अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच अमीनो ग्रुप दैट इज NH2 ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप दैट इज COH ग्रुप आर प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल। एक ही अणु में आपका अमीनो ग्रुप भी उपस्थित होगा और आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल भी उपस्थित होगा। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह हाइड्रोजन है, यह आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये आपका अमीनो समूह है, अमीन समूह है, अमीनो ग्रुप है। और ये जो R देख रहे हैं, इसकी जगह कोई भी आप श्रृंखला, कोई भी चेन आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। CH3 लगा सकते हैं, C2H5 लगा सकते हैं, C3H7 लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितनी लंबी चेन अपने अमीनो एसिड की चाहते हैं। यहीं पर एक बात समझ लेनी होगी, ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इसको कहते हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा कार्बन एटम। इसका मतलब क्या होता है? जब भी आप किसी मॉलिक्यूल को देखेंगे, किसी अणु को देखेंगे, उसमें जब एक से अधिक या एक ही फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह जिसे कहा जाता है वो उपस्थित हो, तो उस क्रियात्मक समूह के ठीक बाद वाला जो कार्बन होता है उसे अल्फ़ा कार्बन एटम, अल्फ़ा कार्बन परमाणु कहा जाता है। जैसे कि इस मॉलिक्यूल में अगर आप देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है आपका, एक क्रियात्मक समूह है, और अमीनो ग्रुप NH2 ग्रुप एक क्रियात्मक समूह है। IPAC अगर आपको ध्यान होगी तो जो हमारे कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं नेचर में। तो जो हम प्रेफरेंस देंगे वो कार्बोक्सिलिक अम्ल को देंगे, तो नंबरिंग हमेशा इसी से स्टार्ट होगी। तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसके ठीक बाद जो यहाँ पर ये कार्बन प्रेजेंट है, इसी कार्बन को हम क्या कहेंगे? अल्फ़ा कार्बन एटम। अब आप अमीनो एसिड्स का जो हमारी नेमिंग होती है वो इसी बात पे डिपेंड करती है कि आपका जो ये अमीनो ग्रुप है वो किस कार्बन पे लगा है। अगर ये अल्फ़ा कार्बन से अटैच्ड है तो ऐसे हमारे अमीनो एसिड्स का नाम अल्फ़ा अमीनो अम्ल या अल्फ़ा अमीनो एसिड रखा जाता है। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट एक और फॉर्मूला देखेंगे, यहाँ देखिए, इस फॉर्मूले से आप समझने की कोशिश करिए। ये आपका COH ग्रुप है, COH ग्रुप को प्राथमिकता दी हमने, प्रेफरेंस दिया। इसके ठीक बाद यहाँ पर ये पहला कार्बन होगा, तो ये होगा हमारा अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा कार्बन होगा। और अल्फ़ा के ठीक बाद वाला कार्बन जो होता है वो होता है बीटा कार्बन। अल्फ़ा के बाद बीटा, बीटा के बाद गामा, इसी तरह से ये नंबरिंग चलती है।
तो देखिए यहाँ पर अगर इस फॉर्मूले में देखें तो जो अल्फ़ा कार्बन है COH के ठीक बाद वाला कार्बन है, उससे NH2 ग्रुप जुड़ा है, उससे अमीनो ग्रुप जुड़ा है, तो इसका नाम पड़ गया अल्फ़ा अमीनो एसिड। और अगर जो आपका यहाँ पर देखिए ये अल्फ़ा कार्बन था, कार्बोक्सिलिक एसिड के ठीक बाद अल्फ़ा कार्बन, और उसके बाद है हमारा बीटा कार्बन, और अब जो हमारा NH2 ग्रुप है वो किससे जुड़ा हुआ है, बीटा कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए इस एसिड का नाम क्या पड़ गया, बीटा अमीनो एसिड, यानी कि बीटा अमीनो अम्ल। ठीक इसी तरह से अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा जो है आपकी नंबरिंग्स चलती रहती है, लेकिन हमारे सिलेबस में हमें जो फोकस करना है वो है अल्फ़ा अमीनो अम्ल या अल्फ़ा अमीनो एसिड एंड इनसे बनने वाली प्रोटीन्स। ये देखिए प्रोटीन अणु जो होते हैं वो बहुत बड़े और अमीनो अम्ल के लंबे तथा अशाखित, बोला था कोई शाखा नहीं होती है, बहुलक होते हैं। अतः अमीनो अम्लों के अणु प्रोटीन अणुओं के एकलक इकाइयाँ कहलाती हैं। ये जो प्रोटीन के जो आपके अणु होते हैं उनकी एकलक इकाई, इनके मोनोमर्स कह सकते हैं अमीनो एसिड को। अमीनो अम्ल रासायनिक यौगिक है, केमिकल कंपाउंड है, जिनमें एक ही अणु में अमीनो समूह यानी कि NH2 ग्रुप और जो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह COS समूह होते हैं। इन्हें निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पर ये कार्बन है आपका, ये इससे COH ग्रुप अटैच्ड है और इसी से यहाँ पर NH2 ग्रुप अटैच्ड है। इसके एक तरफ हाइड्रोजन होता है और इसकी चौथी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चेन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के ठीक बाद वाले कार्बन से आपका अमीनो ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा अमीनो अम्ल या अल्फ़ा अमीनो एसिड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डायपोलर नेचर ऑफ अमीनो एसिड। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसके बाद जो हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ये अमीनो एसिड के दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स माने जाते हैं। डायपोलर नेचर या इनको द्विध्रुवीय प्रकृति भी कहते हैं। नाम से ही जो लोग पहले इसको एक्सप्लेनेशन को समझ चुके हैं उनको शायद याद हो, और जो लोग नया देख रहे हैं आप नाम से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी आपने जब स्ट्रक्चर देखा था तो आपके सामने एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है और एक अमीनो ग्रुप वो सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट थे। इस वजह से ही यहाँ पर जो अमीनो एसिड्स होते हैं इनमें ड्यूअल नेचर यानी कि द्विध्रुवीय प्रकृति क्या हो जाती है, अराइज हो जाती है, ये उत्पन्न हो जाती है। कैसे, इन अमीनो एसिड्स NH2 ग्रुप इज बेसिक। जो अमीनो ग्रुप होता है, जो NH2 ग्रुप होता है वो बेसिक होता है यानी कि क्षारीय होता है नेचर में, जबकि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये तो हमें पता ही है कि ये एक अम्ल है, ये एसिड होता है। इन एक्व सोल्यूशन, जब आप अपने अमीनो अम्लों का एक्व सोल्यूशन या जलीय विलयन बनाएंगे तो होगा क्या, जो अमीनो ग्रुप है अमीनो एसिड का वो H+ को एक्सेप्ट करेगा, वही क्षार है, जो एसिड होगा वो H+ देगा, और जो आपका बेस है जो अमीनो एसिड है वो क्या करेगा, H+ लेगा। इन द मोस्ट ऑफ द अमीनो एसिड्स R इज अनआयनाइजेबल, क्योंकि जो R ग्रुप, जो एल्किल ग्रुप आप लगाते हैं वो तो आयनाइज होगा नहीं, तो जो H+ देगा आपका कार्बोक्सिलिक समूह, यहाँ से जो H+ निकलेगा वो जाएगा किसके पास, NH2 के पास। ड्यू टू आयनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स इन अमीनो एसिड अल्फा अमीनो एसिड एग्जिट एज डायपोलर आयन विच इज कॉल्ड ज़्विटर आयन। जब आपका आयनाइजेशन की जो प्रक्रिया है जब ये होती है तो होगा क्या, आपके जो अमीनो एसिड है, जो अमीनो ग्रुप है उस पर H+ ट्रांसफर हो जाएगा, और ये H+ निकलेगा कहाँ से, आपके कार्बोक्सिलिक ग्रुप से निकलेगा, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप पर साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। एक ही ग्रुप में आपका प्लस का भी साइन प्रेजेंट है और एक ही ग्रुप में आपका माइनस का भी साइन प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम कहते हैं डायपोलर आयन यानी कि द्विध्रुवीय आयन। और इस तरह के आयन को एक और स्पेशल नाम दिया गया है, दैट इज ज़्विटर आयन यानी कि ज़्विटर आयन। इसको हिंदी में भी ज़्विटर आयन कहते हैं। अगर जिसको ये थ्योरी नहीं समझ में आई है, एग्जाम्पल से देखेंगे तो एग्जाम्पल से एकदम क्लियर है। देखिए ये यहाँ पर आपको अल्फ़ा अमीनो एसिड दिया हुआ है, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये आपका NH2 ग्रुप है, अल्फ़ा कार्बन से अटैच्ड है अमीनो ग्रुप, तो इसका नाम पड़ गया अल्फ़ा अमीनो एसिड। आपने जैसे ही इसका एक्व सॉल्यूशन बनाया, जलीय विलयन बनाया, तो हुआ क्या, यहाँ से H+ रिलीज हुआ, H+ निकला, वो H+ जाएगा। अब जब H है वो H+ बना रहा है, यानी कि हाइड्रोजन ने जो अपना इलेक्ट्रॉन है वो इस ग्रुप को यहाँ पर दे दिया, तभी तो ये H+ बना। तो ये H+ जा करके यहाँ पर NH2 से जुड़ जाएगा। जब NH2 से जुड़ेगा तो NH2 किस में कन्वर्ट हो गया, NH3+ में, और ये H ने जो अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट कर दिया था वो यहाँ पर माइनस चार्ज के फॉर्म में शो होता है।
तो सेम मॉलिक्यूल में आप देख रहे हैं यहाँ पर ऋण आयन यानी कि नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट है और धन आयन यानी कि पॉजिटिव आयन भी प्रेजेंट है, और इसीलिए इस मॉलिक्यूल को हम डायपोलर नेचर, अमीनो एसिड के इस नेचर को डायपोलर नेचर यानी कि इस प्रकृति को हम द्विध्रुवीय प्रकृति कहते हैं, और इस स्पेशल टाइप के आयन को ज्विटर आयन के नाम से हम जानते हैं। ज्विटर आयन में एक सेंटर जो होगा वो केटायनिक होगा, केटायन बना रहा होगा, और एक सेंटर जो होगा वो क्या होगा, एनायनिक होगा। हिंदी में भी देख लीजिए, एमिनो अम्ल में एमिनो समूह क्षारीय तथा कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय होता है। जलीय विलयन में एमिनो अम्ल का एमिनो समूह प्रोटॉन यानी कि H+ ग्रहण करके एमोनियम आयन NH3+ तथा कार्बोक्सिलिक समूह H+ को त्याग कर कार्बोक्सिलेट आयन दैट इज COO- बनाता है। अधिकांश एमिनो अम्लों के R समूह में कोई आयनीय समूह नहीं होता है। R माने जो एल्किल ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड होगा, जो पार्श्व श्रृंखला आपने देखी थी, जो लंबी चेन जोड़ने की बात कर रहे थे, वो आयनाइजेबल नहीं होती है, उसका आयनाइजेशन नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये जो आयनाइजेशन है कहाँ हो रहा है, NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में प्रेजेंट होता है। अब जो हमारा इससे होगा क्या, जो जलीय विलयन होगा उसमें जो एमिनो तथा कार्बोक्सिलिक समूह आयनित अवस्था में होंगे। एक्वस सॉल्यूशन में जो हमारे एमिनो ग्रुप है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो दोनों आयनाइज्ड स्टेट में होंगे। आयनाइज्ड स्टेट में होने की वजह से एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक पर नेगेटिव चार्ज, और एक ही सेम मॉलिक्यूल में दो अलग अलग चार्ज प्रेजेंट होने की वजह से अल्फा अमीनो अम्ल अणु द्विध्रुवीय आयन के रूप में पाया जाता है, यानी कि डायपोलर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एमिनो अम्ल के इस आयन को ज्विटर आयन कहते हैं। ये जो इसका स्पेशल आयन है, ये जो डायपोलर आयन है, इसको हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन। एक धन आवेश तथा एक ऋण आवेश के कारण ये एमिनो अम्ल विद्युत आवेशी परंतु उदासीन एमिनो अम्ल ज्विटर आयन निर्माण के कारण उभयधर्मी होते हैं, क्योंकि इनमें क्या है, पॉजिटिव आयन भी प्रेजेंट है, इनमें नेगेटिव आयन भी प्रेजेंट है। तो इस वजह से ये ना तो पॉजिटिव कैरेक्टर शो करेंगे ना ही नेगेटिव, तो ये होंगे क्या, न्यूट्रल होंगे। एंड ये नेचर में एम्फोटेरिक यानी कि क्षार तथा अम्ल दोनों की तरह बिहेव करेंगे। उभयधर्मी पदार्थ या एम्फोटेरिक सब्सटेंस उन्हें कहा जाता है जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, दोनों की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो लास्ट टॉपिक था हमारा डायपोलर नेचर ऑफ अमीनो एसिड। जिनको नहीं समझ में आया है वो बस इतना ध्यान रखेंगे कि जो हमारे अमीनो ग्रुप होते हैं, जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, इनमें अमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। एसिड जो अम्ल होते हैं उनका नेचर होता है H+ आयन देने का। आपने बहुत बार ही पढ़ा होगा कि जो एसिड होते हैं वो H+ देते हैं। तो जैसे ही आप अमीनो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, जलीय विलयन बनाओगे, और एक बात ये भी ध्यान रखना, जो H+ देते हैं वो हमेशा जल की उपस्थिति में देते हैं। वाटर या मॉइस्चर जब प्रेजेंट होगा, नमी उपस्थित होगी या पानी उपस्थित होगा, तभी वो H+ रिलीज करेंगे। तो जैसे ही आपने अपने अल्फा अमीनो अम्ल का या अल्फा अमीनो एसिड का एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, जलीय विलयन बनाया, उसने तुरंत COH ग्रुप ने क्या किया, H+ दिया और खुद बन गया COO- दैट इज कार्बोक्सिलेट आयन। खुद क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट आयन में परिवर्तित हो गया। अब इस H+ को लेगा कौन, इस H+ को कौन लेगा, भाई जो कार्बन है हमारा, अल्फा कार्बन है, उससे एक तरफ एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, जो R श्रृंखला जुड़ी हुई है, वो आयनाइजेबल नहीं है, वो आयनित नहीं हो सकती। एक तरफ उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसने तो खुद ही H+ दिया है, तो वो तो लेगा नहीं। तीसरी तरफ जो है इसमें H खुद हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो वो भी H+ नहीं ले सकता। बचा कौन, अमीनो ग्रुप यानी कि NH2 ग्रुप। तो इस H+ को एक्सेप्ट कौन करता है, इसको ग्रहण करता है अमीनो ग्रुप और बना लेता है अमोनियम आयन दैट इज NH3+। तो सेम मॉलिक्यूल में प्लस आयन भी प्रेजेंट है, माइनस आयन भी प्रेजेंट, यानी कि कैटायन और एनायन, धन आवेश ऋण आवेश दोनों उपस्थित हुए। इसलिए इसकी इस प्रकृति को हम द्विध्रुवीय प्रकृति या इस नेचर को डायपोलर नेचर कहते हैं, और इस स्पेशल टाइप के आयन को ज्विटर आयन कहा जाता है। ये आप स्ट्रक्चर जो आपको बताया गया था वो स्ट्रक्चर बना देंगे आप, तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो अम्लों का आइसोइलेक्ट्रिक या समवैद्युत बिंदु। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को समझने के लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये समझना है कि अभी आपने जो ड्यूअल नेचर पढ़ा था वो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को क्लियरली क्या कर सकते हैं,
ईजिली समझ सकते हैं। तो ये होता क्या है, जो हमारे अमीनो अम्ल के जो जलीय विलयन होते हैं, जो हमारा अमीनो एसिड होता है, जो अल्फ़ा अमीनो एसिड होते हैं, उनमें जो ज़्विटर आयन है वो अभी आपने न्यूट्रल कहा था, बट ये जब इसका एक्व सॉल्यूशन बनाया जाता है, जो जलीय विलयन बनाया जाता है, तो वो थोड़ा सा क्या होता है, एसिडिक होता है। लिटिल बिट वो एसिडिक होगा, थोड़ा सा अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आपने पढ़ा है अम्ल व क्षार क्या होते हैं। क्षार वे होते हैं जो OH माइनस दें, अम्ल वे होते हैं जो H प्लस आयन दें। तो जब आपने एक्व सॉल्यूशन बनाया तो वहाँ पर OH माइनस तो रिलीज नहीं हुआ है कहीं से भी, H प्लस रिलीज हुआ है। तो H प्लस आयन के रिलीज होने की वजह से भले ही वो जाकर के आपके अमीनो ग्रुप से जुड़ गया है, NH3 प्लस बना लिया है, लेकिन फिर भी आपके जलीय विलयन में क्या हुआ है, H प्लस आयन रिलीज हुआ है, मुक्त हुआ है, जिसकी वजह से जो आपका जलीय विलयन है वो थोड़ा सा एसिडिक करेक्टर यानी कि अम्लीय व्यवहार क्या करता है, प्रदर्शित करता है। एक और रीज़न है कि NH3 प्लस समूह का जो अम्लीय गुण है, जो एसिडिक नेचर है, वो CO माइनस ग्रुप के क्षारीय गुण से क्या होगा, अधिक होगा। अब आप कहेंगे सर COH तो एसिड होता था। एसिड था, कब तक था, जब तक इसने H प्लस नहीं दिया था। जैसे ही H प्लस दिया तो अब ये एसिड बन गया, एसिडिक करेक्टर शो करेगा। क्यों? क्योंकि अब H प्लस रिलीज होने की बात है तो वो यहाँ से हो सकता है, यहाँ से ऑलरेडी हो चुका है। तो ये बेसिक पार्ट हो गया, ये एसिडिक पार्ट हो गया। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा एसिडिक होता है। अब आपने क्या किया, आपने ये जो अल्फ़ा अमीनो एसिड था, जो अमीनो अम्ल था, आपने इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर होगा क्या, क्योंकि ये जो हमारे डायपोलर आयन थे, प्लस और माइनस दोनों ही प्रेजेंट थे, तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने पर ये क्या करेंगे, अपने अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ, जो इनके विपरीत इलेक्ट्रोड होंगे उनकी तरफ ये क्या करेंगे, गति करेंगे। भाई हम सब ने पढ़ा है कि जो प्लस जो होता है वो माइनस को अट्रैक्ट करता है, धन आवेश क्या करता है, ऋण आवेश को आकर्षित करता है, और ऋण आवेश धन आवेश को आकर्षित करता है। तो अब हमारा जो ये ज़्विटर आयन है, हमारा जो ये अल्फ़ा अमीनो अम्ल है, ये किस तरफ जाएगा, ये प्लस की तरफ जाएगा कि ये माइनस की तरफ जाएगा, ये डिपेंड करेगा सॉल्यूशन की एसिडिटी और बेसिसिटी पर, यानी कि अम्लीयता व क्षारकता पर। देखिए जब अमीनो अम्ल के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसका व्यवहार विलयन की अम्लीयता या क्षारकता पर निर्भर करता है तथा ये विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। अब क्या होगा, जब माध्यम अम्लीय होगा तो अम्लीय माध्यम में धन आयन, जो पॉजिटिव आयन है, वो किस तरफ जाएगा, नेगेटिव वाले की तरफ जाएगा। और नेगेटिव इलेक्ट्रोड का नाम क्या होता है, कैथोड। तो जो आपका पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। जबकि क्षारीय माध्यम होने पर, जब बेसिक मीडियम होगा, तो जो आपका ऋण आयन है, जो नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की तरफ गति करता है। और जब आपकी कंडीशन जो है वो न्यूट्रल होगी तो वो किसी भी तरफ क्या नहीं करेगा, गति नहीं करेगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं आप, ये आपका ज़्विटर आयन है। ज़्विटर आयन होने के बाद यहाँ पर अगर इसका pH क्या है, 11 से ग्रेटर है तो ये बेसिक होगा नेचर में, और pH क्या है, 0 से लेस है या 0 के ही इक्वल है, उस कंडीशन में ये क्या होगा, धन आयन होगा, यानी कि ये पॉजिटिव करेक्टर शो करेगा। तो विलयन की वह pH, तो हमारा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, विलयन का वह pH या H प्लस सांद्रता जिस पर अमीनो अम्ल को विद्युत क्षेत्र में रखने पर कोई गति नहीं होती, उसे आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु कहते हैं। आपने अभी तक जितनी भी बात पढ़ी, जितनी भी थ्योरी पढ़ी, उन सारी चीज़ों को अगर हम एक साइड में रखें और एक सीधे सेंटर पर एक फोकस बात करें कि टॉपिक क्या है, मेन टॉपिक है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब ये है कि हमने कहा कि जो आपका ज़्विटर आयन है वो उसमें प्लस भी प्रेजेंट है और माइनस भी प्रेजेंट है। जैसे ही आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, आप इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास आउट करोगे, तो आपका जो ज़्विटर आयन है वो किसी एक तरफ मूव करेगा। ये डिपेंड करेगा कि जो आपका सॉल्यूशन का जो pH है, जो विलयन का जो आपका pH है वो कैसा है। अगर pH आपका क्या है, एसिडिक है, अगर अम्लीय है, तो जो धन आयन होगा वो कैथोड की तरफ मूव करने लगेगा, यानी कि जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड की तरफ मूव करेगा। और अगर आपका pH क्या है, वो बेसिक है, क्षारीय है, तो उस कंडीशन में जो ऋण आयन है, जो नेगेटिव पार्ट यानी COO माइनस वाला पार्ट जो है, वो एनोड की तरफ क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये मूवमेंट ना हो, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, pH को मेंटेन करना पड़ेगा। pH कैसे मेंटेन करते हैं, pH डिपेंड करता है H प्लस आयन पर। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि विलयन का वह pH या
H+ की सांद्रता जिस पर अमीनो अम्ल को विद्युत क्षेत्र में रखने पर कोई गति नहीं होती है उसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। यानी कि आपके सॉल्यूशन का वो पीएच जो पीएच मेंटेन रखने पर आपका जो ज़्विटर आयन है इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद भी ना तो कैथोड की तरफ मूव करे ना ही एनोड की तरफ मूव करे, उस पीएच को हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहेंगे। उस सॉल्यूशन का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यानी कि उस जलीय विलयन का आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु कहते हैं। ये देखिए सिंपल डेफिनेशन क्या है, द पीएच और H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एट विच Zwitter ion of amino acid does not move under influence of electric field is known as isoelectric point or isoelectric pH। जो Zwitter आयन है वो जिस पीएच के मेंटेन रहने पर जो Zwitter आयन है वो किसी भी इलेक्ट्रोड की तरफ ना ही एनोड ना ही कैथोड की तरफ मूव करे, ऐसे पीएच को हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। अगर किसी के मन में ये क्वेश्चन है कि Zwitter आयन मूव क्यों करेगा, तो फिर उसी कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे, क्योंकि Zwitter आयन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आयन प्रेजेंट होते हैं। उस कंडीशन में जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो ये आयन किसी एक तरफ मूव करेगा। जब एसिडिक होगा, जो आपका सॉल्यूशन है अगर वो एसिडिक है नेचर में, तो उस कंडीशन में वो क्या होगा, जो आपका कैटायन वाला पार्ट है यानी कि जो पॉजिटिव आयन पार्ट है वो किस तरफ मूव करेगा, कैथोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि एसिडिक होगा कब, जब H+ आयन रिलीज होगा। जब H+ रिलीज होगा तो कंसंट्रेशन जो H+ की ज़्यादा होगी उस कंडीशन में ये किधर जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ यानी कि कैथोड की तरफ मूव करेगा। जबकि जब बेसिक मीडियम होगा तो क्या होगा, नेगेटिव आयन ज़्यादा होंगे, नेगेटिव आयन यानी कि एनायन ज़्यादा होंगे, और एनायन जो है वो किस तरफ मूव करेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। तो हम चाहते हैं कि कोई मूवमेंट ना हो, उसके लिए हमें हमारे H+ आयन की कंसंट्रेशन को, H+ आयन की सांद्रता को मेंटेन करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा। तो वो पीएच या H+ आयन की वो सांद्रता जिस पर जो हमारा Zwitter आयन है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, कब, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है। ऐसे पॉइंट को ही हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज DL कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमीनो एसिड। जो हमारे अमीनो अम्ल होते हैं वो भी D फॉर्म और L फॉर्म यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी, वाम ध्रुवण गुणांक और दक्षिण ध्रुवण गुणांक प्रदर्शित कर सकते हैं। ये सिंपल सा टॉपिक है। देखिए, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ये एक प्रकार का अमीनो अम्ल है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन को छोड़ करके जितने भी अल्फा अमीनो एसिड होते हैं इनमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम वही ऐसा कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसियां डिफरेंट टाइप के जो आपके मॉलिक्यूल्स या एटम्स होते हैं उनसे कंप्लीट होती हैं, उसको एसिमेट्रिक यानी कि असममित कार्बन कहते हैं। ग्लाइसिन क्या होगी, ग्लाइसिन के केस में यहाँ पे जो R होता है इसकी जगह हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर H लगा देते हैं। अगर आपने H लगा दिया तो ये मॉलिक्यूल ग्लाइसिन बन जाएगा। तो उस कंडीशन में ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने कहा एसिमेट्रिक कार्बन यानी कि असममित कार्बन वो होता है जिसमें चारों वैलेंसियां डिफरेंट हो। बट ग्लाइसिन के केस में यहाँ पर दो हाइड्रोजन क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल द अमीनो एसिड। अब यहाँ पर H नहीं होगा तो CH3 है, C2H5 है, कुछ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में ये एसिमेट्रिक कार्बन बन जाएगा। और जब ये एसिमेट्रिक हो जाएगा, असममित हो जाएगा, तो इसमें क्या होगी, प्रकाशीय समावयवता यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी यानी कि प्रकाशीय समावयवता होगी तो ये जो आपका ध्रुवित प्रकाश होता है, जो पोलर लाइट मैंने आपको बताई थी पोलराइजर से पास करा करके, उसको या तो क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी कि घड़ी की सुई की दिशा की तरफ मोड़ेगा, या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देगा यानी कि घड़ी की सुई की दिशा से विपरीत दिशा में। तो जब क्लॉकवाइज करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो लेवो रोटेटरी होगा। तो ये दो फॉर्म शो करता है। अब ये कब डेक्स्ट्रो होगा, कब लेवो होगा, तो देखिए यहाँ पर आप स्ट्रक्चर समझिए। आपका जो ये NH2 जो अमीनो ग्रुप है वो अगर किस साइड है, राइट साइड है, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। और अगर आपका अमीनो ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड है तो फिर ये क्या होगा, लेवो रोटेटरी होगा। यही बस इसके DL कॉन्फ़िगरेशन में होता है। आपको बस स्ट्रक्चर बनाना होगा और आपको मार्क्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो आपका अमीनो एसिड का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम पढ़ेंगे अल्फ़ा अमीनो एसिड से जो हमारे पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं और फिर उनसे पॉलीपेप्टाइड जो बॉन्ड होते हैं उनका फॉर्मेशन एंड देन प्रोटीन।
अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी अगर पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप फिर से पूछ लेंगे, और वीडियोस आप एक नहीं आप 2-3 जितनी बार चाहें उतनी बार आप देख सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।